ज़ेप्टो, जिसने पूरी दुनिया को बताया कि ग्रोसरीज मंगवाने के लिए 10 मिनट ही काफी है। यह कंपनी 2 साल में यूनिकॉर्न बन गई और आज इसकी वैल्यूएशन $7 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कारनामा किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन ने नहीं किया, बल्कि यह सब कर दिखाया है सिर्फ 20 साल के 2 टीनेजर्स ने। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जिस उम्र में ज्यादातर लोग कॉलेज की क्लासेस बंक करके जिंदगी का मजा लेते हैं, उस एज में कैसे आदित्य और कैवल्य ने ज़ेप्टो जैसी $1 बिलियन कंपनी बना दी। कैसे ज़ेप्टो ने इतने भीड़ भाड़ वाले शहरों में 10 मिनट डिलीवरी को पॉसिबल कर दिखाया, और कौन है ज़ेप्टो के पीछे का तीसरा नाम जो आज कंपनी में अपनी इक्विटी की लड़ाई लड़ रहा है। चलिए सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। 2020 का पैंडेमिक, पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। बाहर निकलना तो रिस्की था ही, लेकिन घर के अंदर रहना भी आसान नहीं। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ग्रोसरीज कहां से आएगी। उसी टाइम पर ही करीब 20 साल के 2 लड़के आदित्य पालीचा और कैवल्य वोहरा भी सेम इसी प्रॉब्लम को ही फेस कर रहे थे। असल में ये दोनों बचपन के दोस्त थे जो मुंबई में पैदा हुए और फिर दुबई में एक साथ पढ़ाई के लिए गए। उसी दौरान दोनों ने मिलकर कई छोटे मोटे टेक प्रोजेक्ट्स और बिजनेस आइडियाज पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से एक था गोपुल ऐप, जो कि कारपूलिंग से रिलेटेड था। मतलब मैं अगर आपको इजी वे में समझाऊं तो मान लीजिए कि एक कॉलोनी के कई सारे बच्चों का एक ही स्कूल है, तो फिर इस ऐप की मदद से हर पेरेंट को रोज रोज अपनी कार लेकर नहीं जाना पड़ता। गोपुल के जरिए वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते थे ताकि एक पेरेंट अपनी कार में आसपास के बच्चों को भी पिक और ड्रॉप कर दें। इससे टाइम और फ्यूल दोनों बचते थे और बच्चों की सेफ्टी भी इंश्योर होती थी। इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद दोनों दोस्तों के अंदर का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उन्हें लगने लगा कि इस फील्ड में अब कुछ बड़ा करना चाहिए। इसीलिए वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के लिए चले गए। लेकिन फिर कोविड-19 पैंडेमिक आ गया और मजबूरी में दोनों को वापस मुंबई लौटना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने देखा कि लोगों को बेसिक ग्रोसरीज जैसे दूध, सब्जियां और दाल चावल जैसी रोजमर्रा की चीजें टाइम पर नहीं मिल पा रही थी। ऑनलाइन डिलीवरी एप्स भी बहुत स्लो थी और सामान मिलने में 2 दिनों से 2 हफ्तों तक का टाइम लग जाता था। ऊपर से पैंडेमिक के चलते डिलीवरी सिस्टम भी इतना टूट चुका था कि एक पोल में 79% लोगों ने बताया कि उनके ऑर्डर या तो लेट आ रहे थे या फिर कैंसिल ही हो जा रहे थे। अब कुछ टाइम पहले जब आदित्य और कैवल्य अमेरिका में थे तो वहाँ के इंस्टाकार्ट मॉडल से वो दोनों काफी इंस्पायर हुए थे, क्योंकि उसके जरिए लोग कुछ ही मिनटों में काफी आसानी से ग्रोसरीज अपने घर मंगवा सकते थे। और यहीं से उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना भारत में भी एक ऐसा हाइपर लोकल डिलीवरी सिस्टम बनाया जाए जो लोगों को ग्रोसरीज सिर्फ 30 मिनट में पहुंचा कर दे। अब आइडिया तो ऑब्वियसली अच्छा ही था, लेकिन इंडिया की ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। यहाँ ट्रैफिक, पतले रास्ते और हजारों लोकल किराना स्टोर्स थे जिनके पास डिजिटल सिस्टम भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने तय किया कि पहले इसे छोटे लेवल पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप की जिसमें दोनों दोस्त अपने आसपास के लोगों से ऑर्डर लेने लगे। व्हाट्सएप ग्रुप धीरे धीरे फैलता गया। पहले 20 लोग जुड़े, फिर 50 और फिर 100, और देखते देखते पूरा मोहल्ला जुड़ गया। लेकिन जल्द ही एक प्रॉब्लम सामने आई कि व्हाट्सएप की 256 मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट पूरी हो चुकी थी। ऐसे में दोनों ने फील किया कि अब वो टाइम आ गया है कि इस आइडिया को एक प्रॉपर डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदल दिया जाए। इस तरह से साल 2020 के मिड में उन्होंने किराना कार्ट की शुरुआत की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे दाल, चावल, सब्जी, ब्रेड, दूध और स्नैक्स वगैरह ऑर्डर कर सकते थे। सिस्टम कुछ इस तरह से था कि ऑर्डर अपने आप कस्टमर्स के आसपास के लोकल किराना स्टोर्स तक पहुंच जाता था। फिर जिस दुकान के पास वो सामान होता, वो उस ऑर्डर को किराना कार्ट के डिलीवरी पार्टनर्स को दे देती ताकि वो सामान कस्टमर्स तक पहुंचा सके। पूरा प्रोसेस टेक एनेबल्ड था ताकि डिले ना हो और कस्टमर्स को 30 से 45 मिनट में ग्रोसरीज मिल जाए। शुरुआत में किराना कार्ट ने मुंबई के अलग अलग इलाकों जैसे बोरोवली, अंधेरी, बांद्रा, जुहू और कोलाबा में कई सारे लोकल दुकानों से पार्टनरशिप की, और फिर धीरे धीरे इनकी सर्विसेज पूरे शहर में पॉपुलर होने लगी। इसी दौरान जनवरी 2021 में किराना कार्ट ने अपने पहले प्रीसीडिंग फंडिंग राउंड में ग्लोबल फाउंडर्स कैपिटल, कॉन्ट्री कैपिटल, 2AM वेंचर्स और कुछ एंजल इन्वेस्टर्स से $7,30,000 राइज किए, और इस फंडिंग की बदौलत कंपनी की वैल्यूएशन करीब $2.5 मिलियन तक पहुंच गई। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, बल्कि इस बात का प्रूफ था
कि आदित्य और कैवल सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और उनकी मेहनत पर अब इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट बनने लगा है। लेकिन जैसे ही सब कुछ स्मूथ लगने लगा, वैसे उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आकर खड़ा हो गया। असल में कुछ महीनों बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो लोगों का शॉपिंग बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया। जो लोग इतने समय से घर में बंद थे, अब खुद बाहर जाकर सामान खरीदना पसंद करने लगे। उनका लॉजिक भी बिल्कुल सिंपल था कि जब हम खुद ही 10 मिनट में दुकान से सामान लेकर आ सकते हैं तो फिर डिलीवरी का वेट क्यों करें। ये बदलाव आदित्य और कैवल दोनों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया था और इस सिचुएशन की वजह से दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर अब क्या करें। तभी उनके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया कि क्यों ना हम खुद ही लोगों तक 10 मिनट में सामान पहुंचा दें। अब यह आइडिया तो कमाल का था, लेकिन उसे रियलिटी में बदलना बहुत टफ था, खासकर मुंबई जैसे क्राउडेड सिटी में जहां हैवी ट्रैफिक और पतली गलियों में स्पीड और टाइम मेंटेन करना काफी मुश्किल है। जबकि अगर हम किराना कार्ट के डिलीवरी मॉडल को समझें तो इसमें डिलीवरी बॉय पहले किसी किराना स्टोर पर जाता, फिर शॉपकीपर से सामान पैक करवाता, बिलिंग कराता और फिर उसके बाद कस्टमर्स तक पहुंचाता था। इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद 10 मिनट डिलीवरी इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल था। दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए। इसी बीच आदित्य और कैवल्य की मुलाकात सुबीर सुजन से हुई, जो नेक्सस वेंचर पार्टनर्स के को-फाउंडर हैं। साथ ही उन्होंने खुद भी साल 2000 में ही बाजी.com नाम की ई-कॉमर्स कंपनी भी शुरू की थी, जिसे बाद में ईबे ने खरीद लिया था। यानी सुबीर ने भारत की ई-कॉमर्स जर्नी को बहुत करीब से देखा था और उन्हें अच्छे से उसके स्ट्रॉन्ग और कमजोर पहलुओं के बारे में पता था। सुबीर ने जब किराना कार्ट के मॉडल को ध्यान से समझा तो उन्होंने आदित्य और कैवल्य से साफ कहा कि उनका ये किराना बेस्ड मॉडल लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएगा। उनका ऐसा कहने का रीजन भी बिल्कुल प्रैक्टिकल था, क्योंकि इस मॉडल में मार्जिन बहुत कम थे, जैसे डिलीवरी कॉस्ट, पैकेजिंग, कमीशन और मैन पावर के बाद कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट ही नहीं बचता था। इसके अलावा ये पूरा बिजनेस लोकल किराना स्टोर पर डिपेंडेंट था। इसका मतलब ये हुआ कि खुद किराना कार्ट पूरे प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, चाहे वो इन्वेंट्री हो, पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स हो या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी। अगर किसी दुकान से खराब सामान निकल गया तो भी ब्लेम किराना कार्ट पर ही आता था, जबकि एक्चुअल गलती स्टोर की होती थी। इसके साथ ही सुबीर ने उन्हें एक गेम चेंजिंग सलाह भी दी कि अगर सच में 10 मिनट डिलीवरी करनी है और बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है तो किराना स्टोर पर डिपेंड रहने की बजाय अपना खुद का सप्लाई चेन बनाना होगा। और यहीं से सामने आया डार्क स्टोर मॉडल का कॉन्सेप्ट। बता दें कि डार्क स्टोर असल में माइक्रो वेयर हाउसेज होते हैं जो शहरों के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर बनाए जाते हैं, जैसे रेजिडेंशियल कॉलोनीज या फिर बिजनेस हब्स के बिल्कुल पास। इन स्टोर्स में पहले वो प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं जो उस इलाके में सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं। ऐसे में जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो डिलीवरी पर्सन को किसी बाहरी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सीधे अपने जोन के डार्क स्टोर से सामान उठाता है और कुछ ही मिनटों में घर तक पहुंचा जाता है। यानी ना शॉपकीपर्स की डिपेंडेंसी, ना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, बस ऑर्डर आया और डिलीवरी बॉय निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस मॉडल को अपनाने से पहले अप्रैल 2021 में आदित्य और कैवल्य ने एक बड़ा कदम उठाते हुए किराना कार्ट को पूरी तरह से रीब्रांड किया और नाम रखा गया ज़ेप्टो। बेसिकली ज़ेप्टो शब्द आया था ज़ेप्टो सेकंड से, जो फिजिक्स में सबसे छोटा मेजरेबल यूनिट है। यानी इस नाम के पीछे एक ही सिंबॉलिक मीनिंग था, सबसे तेज डिलीवर करना। इसके बाद आदित्य और कैवल्य ने अपने डार्क स्टोर मॉडल को प्रैक्टिकली टेस्ट किया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि अगर डार्क स्टोर की लोकेशन सही चुनी जाए और इन्वेंट्री सही तरीके से मैनेज्ड हो तो फिर 8 से 10 मिनट में डिलीवरी पूरी तरह से पॉसिबल है। लेकिन अब आदित्य और कैवल्य के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतने सारे डार्क स्टोर्स खोलने के लिए फंडिंग कहां से लाएं। लेकिन तभी अक्टूबर 2021 में किस्मत ने करवट ली और नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, वाई कॉम्बिनेटर और कई फेमस एंजल इन्वेस्टर्स जैसे व्हाट्सएप के एग्जीक्यूटिव रह चुके नीरज अरोरा और उबर प्रोडक्ट हेड रह चुके मनिक गुप्ता ने मिलकर ज़ेप्टो को $60 मिलियन की फंडिंग दी। इस डील के बाद से ज़ेप्टो की वैल्यूएशन सीधी $225 मिलियन तक पहुंच गई, जिसके बाद से ज़ेप्टो ने मुंबई के प्राइम रेजिडेंशियल्स और बिजनेस एरियाज में अपने डार्क स्टोर्स लॉन्च किए। हर लोकेशन को सोच समझकर चुना गया था ताकि ऑर्डर 10 मिनट में कस्टमर्स तक पहुंच सके। इस तरह से शुरुआती नतीजे काफी शानदार रहे और कुछ ही हफ्तों में ज़ेप्टो रोजाना हजारों ऑर्डर्स डिलीवर करने लगा। 10 मिनट डिलीवरी इंडिया के लिए बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था और इससे पहले लोगों ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी। इसीलिए बड़ी संख्या में लोग इसे ट्राई करने लगे।
साथ ही सोशल मीडिया पर चैलेंज भी चलने लगा, ये देखने के लिए कि जेप्टो सच में 10 मिनट में डिलीवरी कर रहा है या नहीं। इस तरह से जेप्टो ने बहुत ही कम समय में काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। लेकिन इससे पहले कि ये क्विक डिलीवरी सेक्टर में अपने पैर जमा पाता, दिसंबर 2021 के दौरान ग्रोफर्स ने कमाल का स्टेप लिया और खुद को ब्लिंकिट के नाम से रीब्रांड करके अपना पूरा फोकस क्विक कॉमर्स मॉडल पर लगा दिया। ब्लिंकिट ने अपनी इस सर्विस को 10 शहरों में लॉन्च किया, जिनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और चंडीगढ़ जैसे शहर शामिल थे। और क्योंकि उनके पास पहले से ही मजबूत सप्लाई चेन, बड़े वेयर हाउसेस और डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो इससे ब्लिंकिट को एक बड़ा एडवांटेज मिल गया। और अब जेप्टो के लिए इस रेस में टिके रहना आसान नहीं था। लेकिन दोस्तों, आदित्य और कैवलिया ने भी हार नहीं मानी। उन्हें एहसास हुआ कि अगर इस मार्केट में जीतना है तो सिर्फ तेज डिलीवरी नहीं बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी चाहिए। और यहीं से उन्होंने लॉन्च किया अपना AI पावर्ड लॉजिस्टिक सिस्टम, जिसने जेप्टो की पूरी डिलीवरी प्रोसेस को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने स्मार्ट रूटिंग एल्गोरिदम्स तैयार किए जो डिलीवरी बॉयज को बताते थे कि सबसे तेज और छोटा रास्ता कौन सा है। इसके साथ ही जेप्टो ने रियल टाइम ट्रैकिंग फीचर भी शुरू किया, यानी अब कस्टमर्स अपने ऑर्डर को लाइव ट्रैक कर सकते थे, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी और यूजर्स का भरोसा भी। इसके साथ ही जेप्टो ने अपने डेटा का भी स्मार्ट यूज किया और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की मदद से वो पहले ही जान लेते थे कि किस टाइम पर ज्यादा ऑर्डर्स आने वाले हैं और उसी के हिसाब से मैन पावर और रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता था। इससे उनका सिस्टम काफी एफिशिएंट हो गया और डिलेज वाली प्रॉब्लम भी लगभग खत्म होने लगी। और दोस्तों, इन सभी एफर्ट्स का असर भी बहुत जल्दी दिखने लगा, क्योंकि जेप्टो की डिलीवरी स्पीड करीब 30% फास्टर हो गई। एवरेज डिलीवरी टाइम 10 मिनट से रिड्यूस होकर 8 मिनट 47 सेकेंड्स पर आ गया और कंपनी का 20% तक कॉस्ट सेविंग होने लगा। और दोस्तों, इन पॉजिटिव आंकड़ों को देखने के बाद से जेप्टो ने अपने ग्रोथ प्लान्स को और भी तेज कर दिया। कंपनी ने नई सिटीज और प्रोडक्ट कैटेगरीज में तेजी से एक्सपेंशन करना शुरू किया और सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित न रहते हुए वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी पहुंचने लगा। कुल मिलाजुलाकर इस समय जेप्टो काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। लेकिन तभी आदित्य और कैवलिया एक ऐसे लीगल बैटल में फंस गए जिससे फाउंडर्स और कंपनी की इक्विटी पर सवाल उठने लगा। असल में अगस्त 2021 में 20 साल के स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर अंश नंदा ने दोनों फाउंडर्स पर इक्विटी फ्रॉड का आरोप लगाया। अंश का दावा था कि उन्होंने जेप्टो के पहले वर्जन यानी कि किराना कार्ड का ज्यादातर कोड खुद लिखा, लेकिन वाई कॉम्बिनेटर में सिलेक्ट होने के बाद उनका 20% शेयर घटाकर 4% कर दिया गया। इसीलिए उन्होंने IPC 420 और 506 के तहत FIR दर्ज कराई। पर बाद में दोनों पक्षों ने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लिया, जिससे कंपनी की रेप्यूटेशन पर कुछ खास बुरा असर नहीं पड़ा। इस विवाद से निकलने के बाद फाउंडर्स आदित्य और कैवलिया ने फिर से अपना फोकस बिजनेस पर लगाया। उन्होंने देखा कि लोग अब सिर्फ ग्रोसरीज नहीं बल्कि बेवरेजेस और क्विक स्नैक्स जैसे कॉफी, टी, सैंडविच या फिर कोल्ड ड्रिंक्स की भी फास्ट डिलीवरी चाहते हैं। इसीलिए अप्रैल 2022 में कंपनी ने सिर्फ ग्रोसरी डिलीवरी तक सीमित न रहते हुए एक बोल्ड कदम उठाया और लॉन्च किया जेप्टो कैफे, जहां से लोग कॉफी, बेवरेजेस और स्नैक्स भी मंगवा सकते हैं। ये मूव जेप्टो को एक प्योर ग्रोसरी ऐप से एक कंप्लीट कन्वीनियंस ब्रांड की ओर ले गया। जेप्टो कैफे ने अलग अलग कैफेज और क्लाउड किचन के साथ में पार्टनरशिप की, जहां कॉफी, टी, स्नैक्स और सैंडविचेस जैसे आइटम ऑर्डर मिलते ही तैयार किए जाते और फिर इन्हें कुछ ही मिनट्स में कस्टमर्स तक पहुंचा दिया जाता है। लोगों को ये कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया कि लॉन्च के कुछ समय बाद ही जेप्टो कैफे ने 1 लाख ऑर्डर्स पर डे के माइलस्टोन को भी पार कर लिया था। इसके बाद फरवरी 2023 में जेप्टो ने एक और बड़ा और इम्पैक्टफुल कदम उठाया और जेप्टो ब्लूम को लॉन्च कर दिया, जो खास तौर पर किसानों के लिए बनाया गया था। ब्लूम का मेन गोल था किसानों को सीधे जेप्टो के सप्लाई चेन से जोड़ना, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स बिना किसी मिडिल मैन के सीधे गांव से शहरों तक भेज सकें। और दोस्तों, अपने इन्हीं सभी कोशिशों के चलते जेप्टो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और इस तेज ग्रोथ ने इन्वेस्टर्स का भी ध्यान अट्रैक्ट किया। अगस्त 2023 में जेप्टो ने $200 मिलियन की फंडिंग जुटाई, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन $1.4 बिलियन तक पहुंच गई। और इस तरह से जेप्टो 2023 की पहली इंडियन यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, यानी वो स्टार्टअप जिसने लॉकडाउन के दौरान एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरुआत की थी, अब वो अरबों डॉलर्स की कंपनी बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे जेप्टो की पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे कंपटीशन का प्रेशर भी बढ़ता चला गया। फाउंडर्स को लगा कि अगर उन्हें मार्केट में आगे रहना है तो उन्हें हर बड़े शहर में जल्द से जल्द एक्सपेंड करना होगा।
अब शुरुआत में तो ये प्लान काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन जल्दी इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि हर एरिया में उतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे जितनी कंपनी ने उम्मीद की थी। कुछ जगहों पर डिमांड बहुत कम थी, जिससे कई सारे स्टोर्स लॉस में चले गए। और दोस्तों, एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि किसी भी डार्क स्टोर को प्रॉफिट तक आने में करीब 12 से 18 महीने लग जाते हैं, यानी कि इस दौरान कंपनी को हर महीने करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। और सेम जेप्टो के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि 2024 में उसके लॉसेस 1248 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। और फिर इसी घाटे को देखते हुए जेप्टो ने अपने एक्सपेंशन को धीमा कर दिया और करीब 50 कैफे आउटलेट्स बंद कर दिए। इस दौरान ऑर्डर वैल्यू भी काफी घट चुका था, क्योंकि एक समय पर जहां 1 लाख डेली ऑर्डर्स आते थे, अब वो आधे ही रह गए थे। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद जेप्टो ने एक्सपेरिमेंट्स बंद नहीं किए और इस बार मेडिसिन डिलीवरी का बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन वहां पर भी सप्लाई चेन में दिक्कतें आने लगी, यानी दवाइयां समय पर पहुंचाना मुश्किल होने लगा था और उस फील्ड में भी उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी। और फिर आखिर में जेप्टो ने फैसला किया कि उसे अब फिर से वही करना चाहिए जिसमें वो सबसे अच्छा है, यानी ग्रोसरी डिलीवरी। इसके बाद से कंपनी ने अपनी पूरी एनर्जी फिर से अपने कोर ग्रोसरी बिजनेस पर ही लगा दी। उन्होंने महसूस किया कि लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ स्पीड से नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी और कस्टमर एक्सपीरियंस से मिलती है। इसीलिए जेप्टो ने अपने स्टोर नेटवर्क और ऑपरेशंस को और भी बेहतर बनाने पर फोकस किया और इसका नतीजा ये हुआ कि 2024 में जेप्टो के पास 900 से भी ज्यादा डार्क स्टोर्स हो गए हैं और कंपनी का रेवेन्यू जो 2023 में 2025 करोड़ रुपए था, वो 2024 में 2 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 4454 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2025 में तो जेप्टो का रेवेन्यू 150% की ग्रोथ के साथ में 11,110 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इतनी जबरदस्त ग्रोथ के बाद से जेप्टो अब अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। प्लान है कि 2026 तक जेप्टो स्टॉक मार्केट में भी आएगी, ताकि आम लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकें। हालांकि अगर इस कंपनी की रियलिटी चेक की जाए तो ग्रोथ तो काफी इम्प्रेसिव रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगस्त 2025 तक जेप्टो हर महीने करीब $80 मिलियन यानी 700 करोड़ रुपए के आसपास बर्न कर रहा था। फिलहाल की अगर बात करें तो मार्च 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग जेप्टो हर दिन करीब 1.5 लाख ऑर्डर डिलीवर कर रही है, जो कि इस कंपनी की सक्सेस को साफ साफ दिखाता है। अक्टूबर 2025 में जेप्टो की वैल्यूएशन बढ़कर $7 बिलियन तक पहुंच गई है, यानी कंपनी अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में है। और आगे आने वाले 12 महीनों में जेप्टो का प्लान है सैकड़ों नए डार्क स्टोर्स खोलने का। ऐसे में उम्मीद है कि जेप्टो अब बहुत जल्दी छोटे शहरों में भी एक्सपैंड करने वाला है। वैसे आप किस शहर से हैं और आपके शहर में जेप्टो अवेलेबल है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।